हाय एवरीवन, वेलकम टू निम्बस आईएएस। माय नेम इज विक्रम शर्मा और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी रिवीजन सीरीज फ्रॉम द एचएस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज रिगार्डिंग एचएस प्रीलिम एग्जामिनेशन 2023। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के कुछ एमसीक्यूज जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपको इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जाम। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट गिवन है और आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 की बात करें हम, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन required a prior recommendation of the president. प्रेसिडेंट की सहमति जरूरी है इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द बिल इन पार्लियामेंट एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज कंसर्न। दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट इज सेइंग। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और हर असेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। किस पे? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे। ये दूसरी स्टेटमेंट बात कर रही है। तीसरी स्टेटमेंट क्या बात कर रही है? और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द हाउसेस। लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, विद स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर द जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज कंसर्न। पहली स्टेटमेंट की अगर बात करें कि ये सही है कि गलत है, अ बिल अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड प्रेसिडेंट परमिशन इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस इट एट फर्स्ट। ये गलत स्टेटमेंट है। देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का इंट्रोड्यूस करना है, कोई भी ऐसा बिल, तो आपको डायरेक्टली ये लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, देयर इज नो नीड फॉर द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट एट द फर्स्ट प्लेस। लेकिन इन केस बाद में जब ये पास हो जाता है बिल, विद स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोनों हाउसेज को। जब ये पास हो जाएगा तो ये जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट को इस पर असेंट देनी ही पड़ेगी, अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। वो डिनाई नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते इसको, और ना ही वो इसको दोबारा सेंड कर सकते हैं हाउस को दोबारा कंसिडर करने के लिए। ठीक है, इट मींस यहाँ पे पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट जो ये कह रही है कि उनको असेंट देनी ही पड़ेगी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि उनके पास स्पेशल मेजोरिटी जरूरी है लोकसभा और राज्यसभा के पास इन ऑर्डर टू पास दिस बिल, अगर अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है यहाँ तक तो। ठीक है, अब बात कर रही है देयर इज नो प्रोविजन फॉर द जॉइंट सिटिंग। क्या जॉइंट सिटिंग की प्रोविजन है एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज कंसर्न? नो। इट मींस ये स्टेटमेंट भी सही है। देखो, जॉइंट सिटिंग क्या होती है बच्चे? इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मीटिंग होती है एक साथ, और ऐसी मीटिंग जो है अंडर आर्टिकल 108 होती है। आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है, और ये होती है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। इन केस ऑर्डिनरी बिल डिस्कस करना है तो जॉइंट सिटिंग होगी। अब जॉइंट सिटिंग में क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा जो है वो मिलेंगे। कौन जॉइंट सिटिंग अरेंज करता है? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जॉइंट सिटिंग में प्रिजाइड कौन करता है? स्पीकर। इन केस स्पीकर अब्सेंट है, इन केस स्पीकर अब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड करेंगे। इन केस डिप्टी स्पीकर अब्सेंट है तो यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन प्रिजाइड करेंगे राज्यसभा के। इन केस ये भी अब्सेंट है तो एक पर्सन जो एक एमपी है उसको रिकमेंड कर दिया जाएगा बाय द मेंबर्स देमसेल्फ कि भाई कौन वहां पे प्रिजाइड करेगा इस मीटिंग को। ठीक है, और ये मीटिंग जो है तब बुलाई जाती है इन केस कोई डिस्प्यूट हो रिगार्डिंग द बिल। मान लो लोकसभा ने कोई बिल पास कर दिया लेकिन राज्यसभा उस बिल से एग्री नहीं करती, ठीक है, तो मीटिंग बुलाई जा सकती है। ये मीटिंग तब बुलाई जा सकती है इन केस 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया और राज्यसभा ने कोई एक्शन नहीं लिया है उस बिल पे जो लोकसभा ने पास किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन तो है लेकिन वो ऑर्डिनरी के लिए है। ये कौन सा बिल है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ना ही मनी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है। मनी बिल पे भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट सही है और पहली स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या होना चाहिए? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली। क्या होना चाहिए? दैट इज 2 and 3 ओनली इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंटी डिफेक्शन लॉ आया कब था और क्या है ये? इन केस कोई पार्टी का मेंबर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर जो है एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रोविजन दिए हुए उस लॉ से रिगार्डिंग। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ अगर बात करें, पूछा है आपसे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब में 2 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है द लॉ स्पेसिफाई दैट अ नॉमिनल और नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन द 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। अगर नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता 6 महीने के अंदर, उसके बाद कर सकता है, ऐसी ये स्टेटमेंट बोल रही है। नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कौन से होते हैं? जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। जैसे एंग्लो इंडियन को पहले नॉमिनेट करते थे, अब तो अकॉर्डिंग टू न्यू अमेंडमेंट अब एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं होते। लेकिन जैसे 12 मेंबर राज्यसभा के लिए प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं हमारे, 12 मेंबर फॉर द राज्यसभा।
अब ये मेंबर जो है 6 महीने के अंदर तो सदस्यता ले सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की, 6 मंथ के बाद 6 मंथ के बाद ये जो है मेंबर नहीं ले सकते किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप। ऐसा जो इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं। जो इंडिपेंडेंट होते हैं ना मेंबर, जो इलेक्शन जीत जाते हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप नहीं ले सकते उसके बाद, जीतने के बाद, ठीक है। और ये जो है मेंबरशिप ले सकते हैं बट टिल 6 मंथ ओनली, ठीक है, जब इलेक्ट होके आते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। तो पहली स्टेटमेंट जो बोल रही है कि ये 6 मंथ के अंदर नहीं ले सकते मेंबरशिप, ये गलत है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट की अगर बात करें, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ। देखो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसी वजह से सबसे ज्यादा डिस्प्यूट हो रहे हैं। जो स्पीकर है, जिसके पास पावर है ये डिसाइड करने की एंटी डिफेक्शन लॉ से रिगार्डिंग डिस्प्यूट, वो जो है टाइमली जजमेंट नहीं दे रहे हैं। और टाइमली जजमेंट नहीं दे रहे हैं तो उस वजह से वहां पे बहुत सारे डिस्प्यूट पैदा हो रहे हैं विद इन द स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे विद इन द स्टेट मतलब विद इन स्टेट, ठीक है। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी फ्रेमवर्क, तो लॉ में कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है गिवन, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है और पहली स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या होना चाहिए हमारा, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, नाइदर 1 nor 2। क्या होना चाहिए, ओनली 2, दैट इज बी शुड बी द आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गिवन है और पूछिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट की अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बात गौर करने वाली है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्लासिफाई किया है इनको मिनिस्टर्स को 4 रैंक में। एक होगा कैबिनेट मिनिस्टर, आपने सुना ही होंगे। एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, और डिप्टी मिनिस्टर होता है। ये जो 4 टाइप डिवीजन है हमारी मिनिस्ट्री की, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्लासिफाई की है? नो, ये प्रोसीजर है, ये जो है रूल ऑफ प्रोसीजर है। यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्पेसिफाई नहीं है, क्लासिफाई नहीं है ऐसा कुछ। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरी स्टेटमेंट की अगर बात करें, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अंडर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऐसा बोला गया है कि 15% से ज्यादा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पर्सन नहीं रहेंगे, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। इसका मतलब है यहाँ पे मान लो 100 पर्सन है हमारी पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो उसमें से कितने पर्सन जो है मिनिस्ट्री बन सकता है अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज 15। तो आपको ये पता होना चाहिए ये प्रोविजन ऐड किया है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने, ठीक है। इट मींस दिस वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए, 2 ओनली, आंसर शुड बी बी, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। राज्यसभा हैव इक्वल पावर टू द लोकसभा। राज्यसभा की पावर इक्वल है लोकसभा के बराबर, ऐसा किस केस में हो सकता है? तो यहाँ पे 4 डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं। द मैटर ऑफ क्रिएटिंग द ऑल इंडिया सर्विसेज, अगर ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, ठीक है, अगर ऐसी कोई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी है तो उस मैटर में राज्यसभा और लोकसभा की पावर सेम है। क्या ये सही स्टेटमेंट है क्रिएशन में? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिकॉज यहाँ पे राज्यसभा के पास एज है। अंडर आर्टिकल 312 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा जो है ऐसा कोई बिल ला सकती है टू क्रिएट एन ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। तो ऐसे मैटर में किसके पास पावर है? राज्यसभा के पास, ना कि लोकसभा के पास। तो इसका मतलब है कि इक्वल पावर नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्वल पावर कहाँ है। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की थी तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में दोनों के पास इक्वल पावर है। राज्यसभा को भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, लोकसभा को भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए उसको अमेंड करने के लिए, किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। इट मींस दिस वन इज द राइट आंसर। बट इनकी थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रिमूव करना है तो लोकसभा के पास पावर है, ठीक है, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसे ही अगर मोशन कट की बात करें, कट मोशन की बात करें, बजटरी कोई भी प्रोविजन की बात करें तो लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है कंपेयर टू राज्यसभा। कहने का मतलब है कि इक्वल पावर किस प्रोविजन में है? इन द केस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पे लोकसभा की और राज्यसभा की पावर इक्वल है। कौन कौन से केसेस है? मान लो ऑर्डिनरी बिल पास करना है तो लोकसभा और राज्यसभा की पावर इक्वल है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास करना है, लोकसभा और राज्यसभा की पावर इक्वल है। ऐसे ही अगर प्रेसिडेंट की इमरजेंसी को प्रोक्लेम करना है
प्रेसिडेंट ने स्टेट लेवल पे कोई स्टेट इमरजेंसी लगाई है, ठीक है, ऐसे ही कोई भी दूसरी इमरजेंसी की बात करें, नेशनल इमरजेंसी की बात करें, स्टेट इमरजेंसी की बात करें, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें, अगर इनको कंटिन्यू रखना है तो 2 महीने या 1 महीने के अंदर अंदर राज्यसभा लोकसभा को पास करना पड़ेगा बिल, ठीक है। तो उसमें भी इक्वल पावर है दोनों के पास। ऐसे ही अगर कोई रिपोर्ट दे रहा है, यूपीएससी की रिपोर्ट आ रही है, ऐसे ही कैग की रिपोर्ट आ रही है, इन रिपोर्ट को पास करना, इन रिपोर्ट को डिस्कस करना, ठीक है, वो किसके पास पावर है? दोनों के पास सेम पावर है, राज्यसभा एज वेल लोकसभा, ठीक है। तो ऐसे बहुत से प्रोविजन है जहां पे राज्यसभा और लोकसभा की पावर एक जैसी है, और ऐसी भी प्रोविजन है जहां पे राज्यसभा की पावर ज्यादा है, लोकसभा की पावर ज्यादा है। जैसे मान लो मनी बिल, मनी बिल के केस में किसकी पावर ज्यादा है? दैट इज लोकसभा, लोकसभा जो है उसकी पावर ज्यादा है मनी बिल के केस में, ठीक है। ऐसे ही इंपीचमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट में लोकसभा की पावर ज्यादा है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट रिमूव करनी है तो इसमें लोकसभा की पावर ज्यादा है। और ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें राज्यसभा की पावर ज्यादा है, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि ऑल इंडिया सर्विस में किसकी पावर ज्यादा है? राज्यसभा की। ऐसा ही एक केस है अंडर आर्टिकल 249, जहां पे स्टेट सब्जेक्ट पे अगर कोई लॉ बनाना है, स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है, राज्यसभा जो है उसको इनिशिएट कर सकता है अंडर दिस आर्टिकल, ठीक है। इट मीन्स राज्यसभा की भी कुछ ऐसे प्रोविजन है जहां पे उसकी पावर ज्यादा है, लोकसभा के तो बहुत ज्यादा ऐसे प्रोविजन है जहां पे लोकसभा की पावर ज्यादा है राज्यसभा से। और ऐसे भी प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे बोथ लोकसभा एज वेल राज्यसभा हैविंग द इक्वल पावर, ठीक है। इट मीन्स आंसर क्या होना चाहिए इसका? दैट इज बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बात कर रहा है? इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेशन करना इज इंजॉयड बाय, किस में है ये मेंशन किया हुआ? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव जो है दैट इज कार्यपालिका, जुडिशरी होती है न्यायपालिका। इन दोनों का सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ पावर, वैसे तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेपरेशन ऑफ पावर उतना डील नहीं करता कंपेयर टू वेस्टर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अमेरिका की बात करें तो वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल फॉलो होता है, जहां पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों जो है इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे से डिपेंडेंट है। जो लेजिस्लेचर है वही कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे एमपी एमएलए जो बन रहे हैं ये जो है कहीं ना कहीं मेंबर होता है विधानसभा के, और फिर ये आगे जाके विधानसभा से कार्यपालिका में चले जाते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर होता है, ठीक है, दैट इज एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब है कि ये जो है एक दूसरे के डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, और सिर्फ जुडिशरी अलग है इससे। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट है इंडिया में अगर न्यायपालिका की बात करें, और ये पूछा जा रहा है कि किस में ये मेंशन है कि जुडिशरी अलग होगी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अगर प्रेम्बल ऑफ इंडिया की बात करें, प्रेम्बल ऑफ इंडिया जो है वो भी इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। किसने बोला था ये कि प्रेम्बल ऑफ इंडिया इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? पहले जो है एक केस आया था बेरूबरी यूनियन केस 1960। इसमें बोला था कि जो प्रेम्बल है हमारा, जैसे जिसमें लिखा हुआ है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्वली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और उसमें जस्टिस की बात की थी, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, ऐसे इक्वालिटी की बात की थी, फर्टिनिटी की बात की थी, ठीक है। जो हमारे प्रेम्बल है उसमें इसने बोला था कि वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए उसको अमेंड भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस आया था, केशवानंद भारती केस में ऐसा बोला गया कि प्रेम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए इसको अमेंड भी कर सकते हैं। और प्रेम्बल में कुछ चीजें ऐड भी हुई थी अंडर 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या चीजें ऐड हुई थी प्रेम्बल में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। बात करते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी जो है वेलफेयर स्टेट की बात करता है, वेलफेयर कि एक स्टेट जो है वेलफेयर स्टेट कैसे बनाना है हमें इंडिया को, जहां पे सोशियो और इकोनॉमिक राइट की बात हो रही है। फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल राइट से डील करते हैं, वेयर एज डीपीएसपी जिसको बोलते हैं हिंदी में नीति निर्देशक सिद्धांत, ये जो है किससे डील करते हैं? हमारे इकोनॉमिक और सोशल राइट से डील करती है। और यहाँ पे मान लो जैसे पंचायत राज, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसे ही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैटरनिटी लीव, ऐसे ही राइट टू वर्क, इस टाइप के बहुत सारे राइट है। जैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करना, हेरिटेज को प्रोटेक्शन करने के लिए राइट, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने के लिए कुछ चीजें मेंशन है इसमें, किस तरीके से हमने आगे अपनी पॉलिसीज बनानी है। तो डीपीएसपी जो है हमें गाइड कर रहा है कि सरकार को करना क्या है, सरकार को गाइड करने के लिए कुछ सिद्धांत बने हुए हैं, दैट इज डीपीएसपी। और इसी में से एक सिद्धांत जो है
अंडर आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें लिखा हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो सेपरेट होगा किससे, जुडिशरी से, ठीक है। इट मीन्स दिस वन इज पार्ट ऑफ डीपीएसपी। अगर 7th शेड्यूल की बात करें, 7th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, 7th शेड्यूल में लिखा हुआ है दैट इज कि वहां पे 3 टाइप की डिवीजन होंगे, यूनियन लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी, कंकरेंट लिस्ट होगी। 3 टाइप की लिस्ट होगी, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। और ये जो है यूनियन अपनी लिस्ट में लॉ बनाएगा, स्टेट अपनी लिस्ट में लॉ बनाएगा, कंकरेंट लिस्ट जो है दोनों की लिस्ट, जहां पे दोनों एक दूसरे लॉ बना सकते हैं। जैसे एजुकेशन की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, तो इन सेक्टर में लॉ दोनों बना सकते हैं, स्टेट भी और यूनियन भी। इन केस एक ही सब्जेक्ट पे 2 लॉ बनते हैं तो किसका लॉ प्रिवील करेगा, दैट इज यूनियन। इस टाइप से यहाँ पे मेंशन है कुछ लिस्ट है। अब बात करें कन्वेंशनल प्रैक्टिस की, वो प्रैक्टिस जो चली आ रही है जिसका कोई एज ए लॉ उनके पीछे कोई लॉ नहीं है, तो भाई इस लॉ की वजह से ये जो है प्रैक्टिस होती है, ठीक है, वो कन्वेंशन है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए हमारा, दैट इज बी ओनली। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस। आप जो है अपने चॉइस के पर्सन से शादी कर सकते हो, मैरिज कर सकते हो, किस आर्टिकल में मेंशन है ये। अगर आर्टिकल 19 की बात करें तो यहाँ पे कुछ फ्रीडम मेंशन है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीक, मतलब प्रेस की आज़ादी, इसी टाइप से राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, टू असेंबल, टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन रिगार्डिंग टू योर एम्प्लॉयमेंट, आपकी चॉइस है। इस टाइप से बहुत से कुछ राइट मेंशन है इसमें, किसमें, आर्टिकल 19 में, ठीक है। इसी टाइप से आर्टिकल 20 है जो राइट टू आपको जीने का अधिकार देता है, लिबर्टी की बात करता है, आपके राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे राइट आते हैं आर्टिकल 21 में, एंड वन ऑफ सच राइट इज राइट टू मैरिज। आप जो है अपनी इच्छा से अपने पार्टनर को चूज कर सकते हो। अगर आर्टिकल 25 की बात करें, आर्टिकल 25 में मेंशन है आप जो है अपने हिसाब से अपना रिलीजियस बिलीव रख सकते हो कि आप किस तरीके से रिलीजियस बिलीव है आपके, किस में बिलीव करते हो आप, किस में नहीं करते हो आप, किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हो उसको नहीं करते हो, तो वो जो है आपकी इच्छा है, वो इसमें मेंशन है, ठीक है। ऐसे ही आर्टिकल 29 है जो कि माइनॉरिटी के राइट को प्रोटेक्ट करता है। माइनॉरिटी चाहे वो रिलीजियस बेस पे हो, चाहे वो फिर हमारे लैंग्वेज के बेस पे हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एज वेल एज रिलीजियस माइनॉरिटी। तो यहाँ पे राइट टू मैरिज किस में मेंशन है, आर्टिकल 21, ठीक है, लिबर्टी की बात करता है ये। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इज 21 ओनली, ठीक है। और ये इमरजेंसी के टाइम पे भी ये छीना नहीं जाता, राइट टू लाइफ। बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट गिवन है और पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 की अगर बात करें, राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल। देखो मनी बिल जो है, मैंने बोला था सबसे ज्यादा पावर मनी बिल के रिगार्डिंग में किसके पास है, लोकसभा के पास। लोकसभा जो है मनी बिल को पास करती है। पहले जो है मनी बिल में आपको सहमति चाहिए प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट जो है वो अप्रूव करेंगे कि मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। मनी बिल आएगा लोकसभा में, लोकसभा मनी बिल को पास करेगी, ये जाएगा डिस्कशन के लिए राज्यसभा में। कितने दिन के लिए, 14 डेज। अगर इससे ज्यादा टाइम लग गया तो ये पास समझो, ठीक है, तो इसकी कोई ये नहीं है जरूरत। यहाँ पे राज्यसभा जो है इसको डिस्कस कर सकती है, राज्यसभा जो है अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है। राज्यसभा बोल सकती है कि ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, प्रोविजन ऐड किया जा सकता है, ये नहीं ऐड किया जा सकता, ठीक है। तो अपनी बातें रख सकती है राज्यसभा, लेकिन वो उसको अमेंड नहीं कर सकती। राज्यसभा कैन नॉट अमेंड, ठीक है। यहाँ पे नो पावर इधर टू रिजेक्ट और अमेंड द बिल, ना तो वो मनी बिल को रिजेक्ट कर सकती है, ना ही वो मनी बिल को अमेंड कर सकती है। राज्यसभा की बात हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट में क्या लिखा हो, राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इन केस बजटरी कोई पावर है, किसके पास सबसे ज्यादा है ये पावर, ये पावर लोकसभा के पास है, डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है, राज्यसभा के पास नहीं है ये। तो यहाँ पे कैन नॉट वोट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 3 की बात करें तो राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब डिस्कस तो कर ही सकते हैं, इतना भी जुल्म मत करो राज्यसभा पे, राज्यसभा डिस्कस तो कर ही सकती है, लेकिन वोट वो अलग बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बजट पे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये जो है डिस्कस तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये वोट वाला प्रोविजन या फिर डिमांड फॉर ग्रांट वाला प्रोविजन ये राज्यसभा के पास नहीं है, ठीक है। किसके पास है, लोकसभा के पास। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ये वाली स्टेटमेंट सही है।
राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस, गलत है ये स्टेटमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट अगर गलत है तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली 1 एंड 2। इसका मतलब 1 एंड 2 स्टेटमेंट सही है। करेक्ट क्या होना चाहिए? 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 2 3 ओनली। इट मीन्स बी शुड बी करेक्ट। ठीक है, बी सही होना चाहिए, 1 एंड 2। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज, देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत से प्रोविजन होते हैं जहां पे प्राइम मिनिस्टर होता है और ऐसे ही प्रेसिडेंट होता है, नॉमिनल हेड कौन सा है, इलेक्टेड हेड कौन सा है, इसी टाइप से गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है। एक इसके अपोजिट एक गवर्नमेंट होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होती है। इंडिया में किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट या पीएम के पास? पीएम के पास ज्यादा पावर है ना। वैसे ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं उसको। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? अगर यहाँ पे प्रोविजन की बात करें, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है कि लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। क्या ये बात सही है कि गलत है? बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है कि लोकसभा को इलेक्ट कौन करते हैं? लोग करते हैं। लोकसभा में एमपी को इलेक्ट। ऐसे ही अगर स्टेट लेवल की बात करें, स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनको कौन इलेक्ट करता है? लोग करते हैं। हर 5 साल में वोटिंग होती है। ठीक है, कौन वोट करता है? अबव 18 जिसकी एज है। ठीक है, दैट इज राइट टू वोट जो गिवन है हमारे को। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो सही है। क्या ये आंसर होगा? देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट अमेंड भी कर सकती है। आर्टिकल क्या बोलता है? 368। अमेंड करो, स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। अगर यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है तो फिर तो 50% स्टेट से भी पूछ लो पहले कि अमेंड करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो सहमति दो भाई। ठीक है, अगर राज्यसभा की बात करें, यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। क्या राज्यसभा डिसॉल्व हो सकती है? नहीं हो सकती। राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस है। ठीक है, स्टेटमेंट तो तीनों सही है, ये भी ये भी ये भी। अगर बात करें डी की, स्टेटमेंट क्या मेंशन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर कोई एमपी है, ठीक है, अगर स्टेट लेवल पे कोई एमएलए है तो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। एमपी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? लोकसभा के लिए। ठीक है, अपने एक्शन पे अगर कोई एक्शन गलत करता है वो, दैट इज अंडर आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 75 बोल रहा है कि अगर कोई एमपी जो है फॉल्टी निकलता है अपने एक्शन में, ठीक है, तो उसको रिमूव किया जा सकता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है उसके खिलाफ। और अगर उसके खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है आपकी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। किसकी? मिनिस्टर की। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लोकसभा के लिए। और यही एग्जैक्ट डेफिनेशन है। देखो बातें तो सारी सही है, लेकिन पूछा क्या गया है ये भी तो देखना है। ठीक है, पूछा गया है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या है, करेक्ट फॉर्म क्या है। देयर इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज, क्यों करेक्ट क्यों है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्यों बोलते हैं इसको? इसलिए बोलते हैं क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो हमारी है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लेजिस्लेटिव के लिए, जो कि लोकसभा है। ठीक है, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कई बार पार्लियामेंट भी लिखा होता है, लेकिन अगर लोकसभा लिखा है ऑप्शन में, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि लोकसभा जो है वो आंसर होगा, ना कि पार्लियामेंट। इन केस लोकसभा मेंशन है ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गिवन है और पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट की अगर बात करेंगे, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही और शी सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली। अगर स्पीकर की बात करें, वो अपने ऑफिस को छोड़ देंगे अगर वो मेंबर ऑफ द हाउस नहीं रहते। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 94 और 96 इसकी बात कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ द स्पीकर। स्पीकर जो है किसको रिजाइन देता है? अपना डिप्टी स्पीकर को। ठीक है, अगर वो रिजाइन देता है, और क्यों रिजाइन देगा वो? अगर इन केस वो जो है अपनी असेंबली की सीट जो है सीज हो जाती है उसकी, तो उसको रिजाइन देना पड़ेगा। ये बोल रही है स्टेटमेंट। ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, उसको रिजिग्नेशन देना पड़ेगा स्पीकर को। ठीक है, दूसरी बात अगर बात करें, दूसरी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his or her office immediately। तो उनको अपना ऑफिस तुरंत छोड़ना पड़ेगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो इमीडिएटली तो नहीं छोड़ना पड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि अभी जो है कुछ काम होते हैं जो कि कैरी फॉरवर्ड करने होते हैं। अब यहाँ पे सरकार जो है गिर गई, इलेक्शन होंगे, और जब तक इस इलेक्टेड मेंबर्स की फर्स्ट मीटिंग नहीं होगी,
जब तक फर्स्ट मीटिंग नहीं होगी यहाँ पे इन इलेक्टेड मेंबर की, जो नई सरकार बनी है, तब तक जो है स्पीकर जो है वो अपने ऑफिस पे प्रिजाइड करेगा और फर्स्ट मीटिंग के बाद न्यू स्पीकर बनेंगे। ठीक है, जो नए स्पीकर बनेंगे तब तक ये जो है अपने ऑफिस में प्रिजाइड रहेंगे। कौन से? जो प्रीवियस स्पीकर रहे हैं। तो इसका मतलब जो ये जो स्टेटमेंट है, इन केस डिसॉल्व हो जाता है तो स्पीकर को क्या इमीडिएटली रिजाइन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू ओनली, नाइदर वन नॉट टू। क्या होना चाहिए? वन ओनली। इट मींस दिस वन इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट? गवर्नर के पास ऐसी कौन सी पावर है जो अपने मर्जी से अप्लाई कर सकता है? ठीक है, वैसे तो गवर्नर जो है उसका रोल काफी सेम होता है जैसे प्रेसिडेंट का होता है सेंट्रल लेवल पे, लेकिन फिर भी गवर्नर के पास कुछ ऐसी पावर्स होती है जो प्रेसिडेंट के पास भी नहीं होती। कुछ ज्यादा ही पावर है गवर्नर के पास अगर डिस्क्रिशनरी पावर की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पावर मेंशन है गवर्नर की जो उनकी अपनी इच्छा से एक्सरसाइज कर सकते हैं वो, विदाउट इवन कंसल्टिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। जो स्टेट लेवल पे सीएम है या फिर दूसरे मिनिस्टर है, उनको कंसल्ट भी नहीं करना। ठीक है, अपनी इच्छा से एक्सरसाइज करनी पावर। तो उनकी पावर के बारे में मेंशन है यहाँ पे, 4 स्टेटमेंट मेंशन है। पूछा क्या गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से। अगर पहली स्टेटमेंट की बात करें, सेंडिंग ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इंपोजिंग द प्रेसिडेंशियल रूल। अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है अंडर आर्टिकल 356 में, अगर प्रेसिडेंशियल रूल लगाना है तो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है वो अपनी इच्छा एक्सरसाइज करेगा, वो अपनी पावर को अपनी इच्छा से, वो किसी सीएम को नहीं पूछेगा उस टाइम पे कि ये लगाऊं कि ना लगाऊं। ठीक है, अगर उसको लग रहा है कि जो स्टेट की हालत खराब है और स्टेट अपने इशू हैंडल नहीं करेगा, सेल्फी वो नहीं कर सकता, तो जो क्या करेगा, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देगा कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाओ अपनी इच्छा से। इट मींस ये स्टेटमेंट तो सही है, डिक्शनरी पावर की बात कर रहे हैं, अपनी इच्छा वाली पावर। ठीक है, दूसरी बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, ये जो है आर्टिकल कौन सी बात कर रहा है? 164 आर्टिकल की। जो स्टेट लेवल पे मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं उसमें सीएम को कंसल्ट करना पड़ता है। सीएम को कंसल्ट करना पड़ता है कि किसको मिनिस्टर बनाना है। गवर्नर अपनी इच्छा से नहीं बनाता किसी को मिनिस्टर की तू बन जा। ठीक है, अपने मामा को बना लिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सीएम को कंसल्ट करना पड़ता है, उसको विनिंग पार्टी को कंसल्ट करना पड़ता है कि कौन मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा। ठीक है, पहले सीएम बनाओ, उसके बाद सीएम से पूछो कि बनाना किसको है मिनिस्टर। तो इसका मतलब है कि यहां तो डिक्शनरी पावर अपनी जो इच्छा से पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तीसरी स्टेटमेंट की बात करें यहां पे, तो रिजर्विंग सर्टन बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली ये जो है यही तो इंपॉर्टेंट पावर है इसके पास कि ये जो है कर सकता है ऐसे बिल रिजर्व अंडर आर्टिकल 200। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है 200 है, उसके अंडर ये रिजर्व कर सकता है पावर ऐसे बिल जो उसको लगे कि ये जो है प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए। मान लो कोई मैटर है जिसमें स्टेट और सेंटर इन्वॉल्व हो सकते हैं और स्टेट जो है बिल पास कर रहा है उससे रिगार्डिंग, तो ये हो सकता है कि गवर्नर जो है विदाउट इवन कंसल्टिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, विदाउट इवन कंसल्टिंग द सीएम, वो जो है ट्रांसफर कर दे बिल को किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट की इच्छा है कि वो बिल वहां पे रिजेक्ट करे, बिल को वापस भेजे, ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। फिर गवर्नर का रोल खत्म। ठीक है, कहने का मतलब है कि गवर्नर ऐसा कुछ कर सकता है अंडर आर्टिकल 200 मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, मेकिंग द रूल ऑफ कंडक्ट दैट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मेकिंग द रूल ऑफ कंडक्ट टू द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्या अगर स्टेट गवर्नमेंट कैसे चलेगी, उसके रूल उसके बिजनेस के रिगार्डिंग डे टू डे जो गवर्नमेंट चलती है स्टेट लेवल पे, तो क्या उसके लिए उसके पास डिक्शनरी पावर है? अपनी इच्छा से पावर एक्सरसाइज करता है गवर्नर? नहीं, यहाँ पे वो सीएम के अकॉर्डिंग चलेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलेगा। कौन? गवर्नर, ना कि अपनी इच्छा से। ठीक है, तो डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो किसके पास है, किस रिगार्डिंग में है? इस रिगार्डिंग में फर्स्ट नंबर पे एंड थर्ड। ठीक है, 2 इसमें एक्सरसाइज कर सकता है और थर्ड इसमें ऐसा हो सकता है कि मान लो किसी भी पार्टी की मेजोरिटी ना आए, इलेक्शन हो जाए और कोई भी पार्टी मेजोरिटी में ना आए, अब किसकी सरकार बनेगी? तो वहां पे वो एक्सरसाइज कर सकता है कि भाई किसी को बुलाए जिसकी उसको लगे कि ये जो है एक मेजोरिटी लीडर जो है इनको सपोर्ट कर सकता है, तो उनको बुलाए, उनको बोले कि आप जो है प्रूव करो अपना कॉन्फिडेंस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, तो उस टाइप से वो अपनी इच्छा से जो है वहां पे एक्सरसाइज कर सकता है पावर, लेकिन इन चीजों में नहीं कर सकता कि अपॉइंट करे किस मिनिस्टर को या फिर रूल ऑफ वहां पे जो उसके डे टू डे बिजनेस है किसके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उसको हैंडल करे। तो उसमें किसको कंसल्ट करना पड़ेगा? सीएम को या फिर
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, अपनी इच्छा से नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि 1 and 3 आंसर होना चाहिए। किसमें 1 and 3? फर्स्ट की बात करें 1 and 2, सेकंड की बात करें 1 and 3, थर्ड की बात करें 2 3 4 एंड द फोर्थ वन इज 1 2 3 4। 1 and 2 है, 1 and 3 है बी में, इट मींस बी शुड बी द आंसर। ठीक है, बी आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे। थैंक यू फॉर टुडे। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहे होंगे इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। और इसी तरीके से हम आपके लिए नए सेशन लाते रहेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।